मैं कब से तुम्हारी विनती कर रही हूँ, इतने में तो कोई भी मान जाता है। रहना प्लीज मेरे साथ चलो, तुम बहुत आनंद लोगी। हेमलता ने नरमी से उसके बाल समेटते हुए एक बार फिर वही सब दोहराए जो पिछले आधे घंटे से कह रही थी। रैना ने पलटकर अपने उदास लेकिन सुंदर चेहरे से उसे देखा। तुम जानती हो ना, मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता हेमलता। प्लीज, विनती भरी नजरों से हेमलता को देखते हुए रैना ने फिर मना कर दिया, जबकि हेमलता उसे हर तरफ से मनाने की कोशिश कर रही थी। देख लो, आज मना कर रही हो ना, कल मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। इस बार हेमलता को सच में बुरा लगा था। वह तो सिर्फ उसका मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, और एक रहना थी जो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुंह बनाकर वह कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उमेश की आवाज ने उसे रोक लिया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। वह भला हेमलता को नाराज कैसे कर सकती थी, जिसने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। हेमलता को जैसे पूरा भरोसा था वह कभी भी उसे मना नहीं कर सकती। इसलिए हंसते हुए वह जल्दी से पलटकर उसके गले लग गई। चलो फिर, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल देती हूँ और तुम्हें तैयार भी खुद ही करूंगी। उसके गालों पर प्यार से चूमते हुए वो चुलबुली सी लड़की बाहर भाग गई, और रैना ने हल्की उदास मुस्कान के साथ उसकी पीठ को देखा। पूरे 3 महीने हो चुके थे उसे इस कमरे में जैसे कैदी की तरह रहते हुए। आज भी उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अगर हम अंदर से टूट भी जाएं, तो अपने आसपास के लोगों के लिए हमें जीना ही पड़ता है। और फिर हेमलता के खातिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर के बाद हेमलता अपनी ब्यूटिशियन दोस्त हिना के साथ दोबारा उनके घर आई। उनके घर पास थे, इसलिए हेमलता अक्सर रैना के पास ही रहती थी। उसके मना करने के बावजूद भी हेमलता ने उसके लिए ग्रे रंग की सुंदर साड़ी चुनी, जिसमें हल्का कढ़ाई का काम था और साथ में सुंदर पल्लू था। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया गया, जिससे घुंघराले बालों की लटें उसकी गर्दन को छू रही थी। होठों पर हल्की लाली और हल्के मेकअप के साथ वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुद को आईने में देखकर वह काफी देर तक अपनी उदास आंखों को देखती रही। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखें दुनिया में सबसे सुंदर हैं, किसी ने धीरे से उसके कान के पास कहा। वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें भर आई। पलकें झपकाकर उसने आंसुओं को रोका और खुद को संभाला। कुछ ही देर में वह हेमलता के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अपनी माँ यानी पापा से मिलकर वह हेमलता के साथ निकल गई। रास्ते भर हेमलता उसे यही बता रही थी, ये शादी बहुत भव्य है, पूरे विधि विधान से होगी, मंडप सजा होगा, पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, अग्नि के सामने 7 फेरे होंगे और सारी पूजा की सामग्री बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई होगी। व्यस्त सड़कों को देखते हुए वो बाहर से तो ध्यान से हेमलता की बातें सुन रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई थी। हेमलता ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और आंखें गोल करते हुए उसके कान में धीरे से कहा, मेरे बॉस का बेटा इतना हैंडसम है, अगर तुम उसे देखोगी तो बस देखती रह जाओगी। कुछ महीने पहले वह ऐसी बातों पर बहुत हंसती थी, लेकिन इस बार उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और सिर झुका लिया। हेमलता भी उसकी उदासी समझ चुकी थी, इसलिए उसने हल्की फुल्की बातें जारी रखी। थोड़ी देर के बाद टैक्सी उन्हें एक बहुत बड़े शादी हॉल के सामने छोड़ गई। जिंदगी में पहली बार वह इतनी बड़ी शादी में आई थी और उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। महंगे कपड़ों में सजे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमकते चेहरे, सब कुछ उसे असहज लग रहा था। उसका मन हुआ कि यहीं से वापस लौट जाए, लेकिन हेमलता का मन रखने के लिए वह चुपचाप अंदर चली गई। हेमलता भी यहाँ पहली बार आई थी और ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। बस निमंत्रण मिला था और शहर की इस मशहूर शादी में आने का उत्साह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वे दोनों एक कोने में बैठ गईं। कुछ ही देर में दुल्हन की एंट्री होनी थी, फिर वरमाला, उसके बाद भोजन। शानदार हॉल, सजी धजी महिलाएं, सुंदर लड़कियां, सब कुछ देखते हुए वो जैसे किसी और दुनिया में खो गई। उसके गर्दन पर हल्का पसीना आने लगा, बेचैनी बढ़ रही थी। उसने आंखें बंद करके कुर्सी से सिर टिकाया। हेमलता अपने किसी सहकर्मी से बातों में व्यस्त हो गई। आधा घंटा बीत गया और उसकी बेचैनी बढ़ती गई। सिर दर्द भी तेज हो गया। आज शादी की मुख्य रस्में थी, शायद आज ही विदाई होनी थी, लेकिन उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तभी अचानक हलचल मच गई। लाइटें बंद कर दी गई और एक तेज रोशनी दरवाजे की ओर डाली गई। कैमरे वाले अपनी जगह संभालने लगे। संगीत बजने लगा, माहौल बदल गया। आसपास लोग बातें कर रहे थे। दूल्हा बहुत हैंडसम है, जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, दोनों बड़े घराने के हैं, दुल्हन का पिता बड़ा व्यापारी है, लेकिन वह इन सब से अलग अपनी ही दुनिया में थी। उसने आंखें नहीं खोली, उसके आंखों के कोने भीगने लगे। पुराने टूटे सपने उसके दिल में दर्द बनकर उठ रहे थे।
तभी किसी लड़की की आवाज़ आई। अमन वर्मा की पत्नी बनकर कोई भी लड़की खुद को बहुत भाग्यशाली मानेगी। यकीन करो, ये सुनते ही उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने झटके से आंखें खोली और इधर-उधर देखा। उसकी नज़रें मंच की तरफ थी, जहाँ दूल्हा-दुल्हन शादी के लिए खड़े थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि के चारों तरफ पूजा की सामग्री सजी थी और फेरों की तैयारी हो रही थी। उसने बस एक नज़र उधर डाली और नज़रें फेर ली, लेकिन कुछ था जिसने उसे फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने दोबारा उस दिशा में देखा जहाँ थोड़ी दूरी पर बैठा व्यक्ति मौजूद था और उसकी मौजूदगी को वह दूर से भी महसूस कर सकती थी। और फिर वह उसे लगातार देखती रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। वह बस उसे देखती रह गई। आंखें नमकीन पानी से भरने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो। एक पल के लिए वह समझ ही ना पाई कि उसे जोर से हंसना चाहिए और खुशी में पागल हो जाना चाहिए, या फिर आगे बढ़कर उस इंसान की कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देना चाहिए। और फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा। हेमलता उसे क्या कह रही थी उसने नहीं सुना। बस मंच पर अपनी पूरी शान के साथ बैठे उस आदमी और दूसरी तरफ घूंघट में बैठी दुल्हन को देखती रही। क्या हुआ, तुम जा रही हो? हेमलता ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाना चाहा। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। ऐसे में वो कहाँ जा रही थी, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। आंसू उसकी पलकों पर ठहर कर कांप रहे थे और वह तेज कदमों से बिना कुछ सोचे मंच की तरफ बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल बेचैन था और कुछ कदम दूर रुककर उसने फिर से सामने बैठे उस आदमी को देखा। शायद हेमलता भी उसे पकड़ते-पकड़ते पीछे आ गई थी। लोग हैरानी से उसे देखने लगे थे और तभी उस आदमी ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसकी नज़रों में पूरी तरह अजनबीपन था। आस-पास बैठे बड़े-बड़े लोग, उनके चेहरे पर फैली हैरानी, सोच, तिरस्कार, सब उसे घूर रहे थे। वह खुद भी हैरान थी, जो कुछ उसने देखा, उस पर यकीन करना कितना मुश्किल था। बिल्कुल नहीं, और अगले ही पल वह आगे बढ़ी और मंच पर बैठे अमन वर्मा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ थी, हर कोई चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। हेमलता ने अपने मुँह पर हाथ रख लिया। वह सुन्न रह गई थी। उसे लगा रहना पागल हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ ऐसा करेगी उसने कभी नहीं सोचा था। वह तुरंत उसे पकड़कर पीछे ले जाने लगी। तभी अमन वर्मा हैरानी से उठ खड़ा हुआ। तुम पागल हो गई हो रैना, ये सब क्या कर रही हो तुम? हेमलता के पास इतना भी समय नहीं था। वह माफ़ी भरी नज़रें आकाश वर्मा और उसके बेटे अमन वर्मा की तरफ डाल सके। उसे उस वक़्त बस रैना को वहाँ से बचाकर लेकर जाना था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन रैना ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और फिर से अमन वर्मन के सामने जाकर खड़ी हो गई। घटिया इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसा इंसान ऐसा धोखा देगा। गुस्से और दर्द से उसकी आवाज़ काँप रही थी। आँसू आँखों के किनारों पर अटके हुए थे। ये सदमा उसके लिए इतना बड़ा था कि वह रो भी नहीं पा रही थी। दुल्हन ने भी अपना घूंघट थोड़ा हटाकर हैरानी से देखा। आज इस सभा में हेमलता नहीं, बल्कि किस्मत रैना को खींचकर लाई थी। आज उसकी आंखों से पर्दे हटने वाले थे, लेकिन उसे उसका अंदाजा भी नहीं था। अमन वर्मा ने अपनी कॉलर उसके हाथों से छुड़ाकर उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया। तुम कौन हो? उसने गुस्से में कहा, लेकिन जितना गुस्सा होना चाहिए था उतना नहीं था। और इससे पहले कि कुछ और होता, आकाश वर्मा के गार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आकाश वर्मा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी समय यहाँ से चली जाओ। वह चेतावनी भरी नज़रों से रैना को देख रहा था, जिसके थप्पड़ का निशान अभी भी अमन वर्मा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब क्या हो रहा है आकाश जी? क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? दुल्हन के पिता ने आगे बढ़कर पूछा। उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। वह इतनी बड़ी बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे? कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं ऐसी लड़कियां ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर देती हैं। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आकाश वर्मा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सच्चाई हर चेहरे का रंग उड़ा चुकी थी। मत भूलिए कि यही लड़की आपके बेटे की पत्नी है। आपका बेटा मुझसे शादी कर चुका है। इस बार उसके आंसू टूटकर गिरने लगे। हेमलता ने हैरानी से सिर उठाकर दोनों को देखा। वह सोच भी नहीं सकती थी मामला इतना भयानक हो जाएगा। अमन वर्मा की नजरें सख्त होकर रैना पर टिक गई। उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे वह किसी उलझन में फंसा हो। आज से 3 महीने पहले तुमने मुझसे शादी की थी। अपने नाम का रिश्ता देकर साबित किया कि एक लड़की को अपने वक्त में करना कितना आसान है, और फिर मरने का नाटक करके गायब हो गए।
वह रोते हुए एक-एक बात कह रही थी, अपने सिर को पकड़कर वह वहीं नीचे बैठ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। आकाश वर्मा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। हेमलता डर के मारे उसे देख रही थी। रैना सबके सामने अपमान का शिकार हो चुकी थी और उसे अपमानित करने वाला वही इंसान सामने खड़ा था, जो अब भी हैरान था। वह एक बार फिर अमन वर्मा को देखना चाहती थी, उसका चेहरा नोच लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी। आकाश वर्मा ने अपने बेटे का साथ देते हुए गार्ड्स को आदेश दिया कि इस लड़की को बाहर निकाल दो। रैना को लगा कि अब वो कभी भी अमन वर्मा का चेहरा नहीं देख पाएगी। उसे समझ आ गया, ये कहानी खत्म हो चुकी है। उसका प्यार टूटकर बिखर चुका था। उसके सिर में तेज दर्द उठा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं फर्श पर गिर गई। कहानी का अंत सच में हो चुका था। आगे जो होने वाला था वही सच दिखाएगा। एक शानदार कमरे में कंधों पर शॉल डाले व सिर झुकाए सोफे पर बैठी थी। तभी अमन वर्मा ने उसके पास आकर उसके हाथ अपने हाथों में लिए। तुम जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ और यही मेरे प्यार की पूरी कहानी होगी। उसने सिर उठाकर उसे देखा। वह ऐसा व्यक्त था, उसकी बातों में एक अलग ही असर था, जिसकी मौजूदगी ही सबको अपनी ओर खींच लेती थी। आप जानते हैं आपकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। उसने सच्चाई उसके सामने रख दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह उसके पास इतना करीब बैठा था कि उसकी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। और फिर वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह घबरा गई और उठने लगी, लेकिन उसने उसे थाम लिया। उसने कभी उसकी नीयत पर शक नहीं किया था। पिछले 6 महीनों में उसने कभी भी उसकी मर्दाना को ठेस नहीं पहुंचाई थी। आप प्लीज उठिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने सच में कहा, तुमने शायद प्यार में जीतने वाले लोग देखे होंगे। मैं चाहता हूँ तुम प्यार में हारने वाले इंसान देखो। मुझसे शादी कर लो। रैना प्लीज। उसकी हर बात शादी पर आकर खत्म होती थी। वह रैना से बहुत प्यार करता था और कई बार ये साबित भी कर चुका था। रैना ने नम आंखों से उसके चेहरे को देखा, उसके हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। आप वादा करें कि जिंदगी में कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वह मान गई। उसने हाँ कर दी। वह आज ही शाम को अमन वर्मा से शादी करेगी। वो मुस्कुराया। उसके गालों पर गड्ढे पड़ गए और रैना ने मुश्किल से नजरें हटाई, जबकि वह उसकी आंखों को बड़े ध्यान से देख रहा था। ठीक है, मैं कपिल को कॉल करता हूँ, कुछ ही देर में वो पंडित जी का इंतजाम कर लेगा। मोबाइल निकालते हुए वह उठकर चला गया, जबकि सिर झुकाकर बैठी रहना अपने घर वालों के बारे में सोचती रह गई। माँ पापा, उसका छोटा भाई रियान, सबने कितने भरोसे और विश्वास के साथ उसे यहाँ भेजा था और वह भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। लेकिन तब तक, जब तक अमन वर्मा उसकी जिंदगी में नहीं आया। शुरू में उसने कितनी कोशिश की थी उससे दूर रहने की, क्योंकि वह खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। गोरा रंग, लंबा कद, बेहद आकर्षक चेहरा, अपार दौलत का इकलौता वारिस, आकाश वर्मा का बेटा, वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक बनने वाला, वह शख्स जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था। दूसरी तरफ वह एक साधारण इलाके में रहने वाली एक सरकारी स्कूल की शिक्षक की बेटी, जिसे अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए कई इच्छाओं को दबाना पड़ता था। पापा, मुझे यकीन है जब आप अमन वर्मा से मिलेंगे तो आपको मेरे चुनाव पर गर्व होगा। आंखों से गिरते आंसुओं के साथ वह जैसे खुद को दिलासे दे रही थी या अपने मन की बात अपने पापा तक पहुंचा रही थी। कुछ ही देर में पंडित जी आ गए और शादी की तैयारी होने लगी। 6 महीनों का प्यार एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहा था। वह इंसान जो कहा करता था ये सच्चा प्यार है, आज उसी प्यार को जीवन भर के रिश्ते में बदला जा रहा था। रैना महेश की बेटी की शादी हो रही थी, आकाश वर्मा के बेटे, और वह पूरी तरह सजी धजी अमन वर्मा के साथ विवाह के मंडप में बैठी खुद को बेहद खूबसूरत महसूस कर रही थी। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ाते जा रहे थे और दोनों को वचन देते जा रहे थे, जो बखूबी दोनों वचन को निभाने की कस्में खा रहे थे। जब सिंदूरदान का समय आया, उसने नजरें झुकाकर अपना माथा आगे कर लिया, जिसमें अमन वर्मा ने बड़ी प्यार से सिंदूर को सजाया था, जैसे अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना सब कुछ उसे सौंप रही हो। वह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे दिल से ये रिश्ता स्वीकार कर रही थी। आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर वह उसके साथ खड़ा है तो वह पीछे क्यों हटे। इस 22 साल की लड़की ने अपनी जिंदगी का साथी खुद चुन लिया था। वह 28 साल का जवान आदमी जो उसे एक संयोग से मिला था, और वह संयोग इतना खास होगा इसका अंदाजा दोनों को नहीं था। उस दिन कॉलेज के गेट पर वो पूरी तरह बारिश में भीगी खड़ी थी। तब वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, बल्कि रोज आना जाना करती थी।
और हर दिन उसे करीब 1 घंटा लग जाता था। बस जा चुकी थी और खराब मौसम की वजह से आने जाने के साधन भी कम थे, इसलिए वो पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी शॉल और पूरा यूनिफॉर्म भीग चुका था। वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसके पीछे एक और गाड़ी थोड़ी दूरी पर रुकी, जिसमें शायद सुरक्षा कर्मी थे। पहली गाड़ी से ड्राइवर उतरकर उसके पास आया और बोला, अमन वर्मा ने कहा है कि वह आपको घर छोड़ देंगे अगर आप ठीक समझें। उसने बस एक नज़र उस पर डाली और अपने दुपट्टे को संभालते हुए मना कर दिया। ड्राइवर उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अमन वर्मा खुद बाहर आया और उसे तेज नज़रों से देखते हुए बोला, यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। इस बारिश में खड़े रहने से बेहतर है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। उसकी बात रैना को चुप गई और उसने गुस्से में कहा, आपको किसने कहा मेरी मदद करने के लिए? अपनी बड़ी गाड़ियों की शान दिखाकर मुझे प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। जबकि उसे उस समय मदद की ज़रूरत थी, फिर भी वह अपनी जिद में उसे जाने को कह रही थी। उसकी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और बिना कुछ सोचे उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और सख्त आवाज़ में बोला, चुपचाप बैठो। अगर अब एक शब्द भी फालतू बोला तो आज की रात तुम्हें अपने फार्म हाउस में ले जाऊंगा। वह डर गई थी। उसे लगा यह आदमी मुसीबत बन गया है। पूरे रास्ते वह चुप बैठी रही। उसे डर था कि वह कहीं और ले जाएगा। उसने मन ही मन जितनी प्रार्थना आती थी सब कर ली, लेकिन हैरानी तब हुई जब गाड़ी उसके बताए हुए पते पर रुकी। उसकी जान में जान आई और उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। बिना डराए भी मदद की जा सकती है। औरतों को प्रभावित करने के लिए हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। वह उसे हैरानी से देखती रह गई और फिर नजरें झुका ली। कैसी अजीब सोच है तुम्हारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी बात सुनकर रैना का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने उसकी तरफ देखा और मन किया उसका चेहरा ही बिगाड़ दे, ताकि वह दोबारा किसी से ऐसी बात न कर सके। गाड़ी रुक चुकी थी। वह उतर गई और फिर झुककर उसे देखा। धूप से बचने के लिए उसने हाथ से आंखों पर छाया बनाई और बोली, बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगी कि आपसे फिर कभी मुलाकात ना हो, क्योंकि आप बहुत बदतमीज इंसान हैं। वह सोच रहा था वह शर्मिंदा होगी और धन्यवाद कहेगी, लेकिन उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ड्राइवर के सामने उसकी इज्जत को ठेस पहुंची थी। फिर भी उस दिन उसे मानना पड़ा कि दुनिया में ऐसी लड़की भी है जो उसका सामना कर सकती है। कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वापसी के रास्ते वह उसकी बातें सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसकी जिंदगी में खुश होने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उस दिन वह पहली बार उसकी वजह से मुस्कुराया और फिर आने वाले दिनों में वह जानबूझकर उसे मिलने लगा। ये मुलाकात धीरे धीरे आदत बन गई और उसे खुद भी पता नहीं चला। हर मुलाकात में वो उसे इसी तरह डांट देती, कुछ ऐसा कह देती कि वह चाह कर भी हंस पड़ता और यही बातें उसे उसका दीवाना बना गई। तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि शादी तुम उसी लड़की से करोगे जिसे मैं कहूँगा। अमन वर्मा ने आकाश वर्मा की बात पर नापसंदगी से सिर उठाकर अपने पिता को देखा, जो बचपन से ही उस पर अपने फैसले थोपते आए थे जब वो समझने लायक भी नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझ पर अपने फैसले थोपना बंद कर दीजिए। आपकी इच्छा थी, मैंने बिजनेस संभाल ली, मैंने आपको सफल होकर दिखाया, बस अब काफ़ी है। सिगरेट का लंबा कस लेते हुए उसने धुआं हवा में छोड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बाप के सामने सिगरेट पीते हो। आकाश वर्मा को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन उनका बेटा उनकी हर बात नहीं मानता था। उसने सिगरेट बुझाकर एक तरफ रख दी और बोला, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत कीजिए डैडी। फिर हल्की मुस्कान के साथ उठकर अंदर जाने लगा। तभी आकाश वर्मा की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। तुम जिस भी लड़की को चुनोगे वह जिंदा नहीं बचेगी। हमारे फैसले तुम अच्छी तरह जानते हो। ये खुली धमकी थी। उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसका मन हुआ सब कुछ तोड़ दे, लेकिन वह उस वक्त ये नहीं बता सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई है या वो किसी को चुन चुका है। इसलिए एक कड़वी मुस्कान के साथ वह अंदर चला गया। आकाश कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर गोपाल की तरफ मुड़ा। तुम नजर रख रहे हो अपने साहब पर? जी सरकार, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक हो। गोपाल ने साफ इनकार कर दिया। उसे खास तौर पर अमन वर्मा के पास रखा गया था, लेकिन अब वह दिल से उसी का वफादार हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया था कि इतना अच्छा इंसान धोखा देने के लायक नहीं है। आकाश वर्मा उसकी तरफ से बेफिक्र हो गया, क्योंकि उसे लगा कि जरूरत पड़ने पर गोपाल उसे सब बता देगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है।
उस दिन भी उसका अपने पिता से बड़ा झगड़ा हुआ था। उस दिन उसकी माँ की बरसी थी और उसने एक ज़रूरी मीटिंग में जाने से मना कर दिया था। यही बात आकाश वर्मा को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। तुम्हारी माँ मर चुकी है और मैं नहीं चाहता वह मरकर भी हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर वह गुस्से से भर गया। मैं आपको ये हक नहीं देता आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहें। वह जानता था कि उसकी माँ ने पूरी जिंदगी कितनी तकलीफ में गुजारी थी और उनकी मौत के सिर्फ 4 महीने के बाद ही आकाश वर्मा ने अपनी फैक्ट्री की एक लड़की हिना से शादी कर ली थी। कम उम्र और खूबसूरत हिना ने उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। अगर आपने मेरी माँ को भी इतना ख्याल रखा होता तो जिंदगी अलग होती, उसने गुस्से में कहा। आकाश वर्मा भड़क उठे। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने हिना के बारे में कुछ कहा तो। वह हिना को किसी भी बात में दोषी ठहराना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसी के सामने वह अपने बेटे का कॉलर पकड़ने को तैयार हो गए और उस दिन अमन वर्मा घर छोड़कर चला गया। अगले ही दिन उसने हर विरोध छोड़कर अपने प्यार के आगे हार मान ली। उसे रैना से प्यार था और ये कहने में उसे कभी हिचक न हुई। उसी शाम उसने रैना को अपनी पत्नी बना लिया और उसे लगा उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। वह शाम बहुत खास थी। उसने उसे बहकने पर मजबूर कर दिया था। शादी के बाद वो पूरे अधिकार से उसके करीब आया। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रैना का चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ा दूर हट गई। मुझे छोड़ दीजिए, कहीं पापा को पता चल गया तो, उसने घबरा कर कहा। लेकिन उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और पहली बार उसका पल्लू उसके सिर से हटकर कंधों पर आ गया। वह उसके बालों को छूते हुए उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। रैना शर्म से लाल हो रही थी। उसका प्यार अपने चरम सीमा पर था और वह उसे भी अपने प्यार में डुबो रहा था। उसने उसके गले पर अपने होंठ रखे और वह पूरी तरह सिहर गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वह उसके स्पर्श को महसूस करती रह गई। अमन, उसने धीरे से कहा तो उसने उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसके चेहरे पर छाई लाज बहुत सुंदर लग रही थी। इतना खूबसूरत होना भी एक तरह का जुर्म है। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा और फिर वह जल्दी से उससे दूर होकर अपना बैग संभालने लगी। दोनों को नहीं पता था ये उनकी जिंदगी की सबसे खास और यादगार शाम है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए तड़पने वाले हैं। रैना, एक साधारण परिवार की लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लायक है? उस रात वह देर से घर लौटा। उसे लगा सब सो चुके होंगे, लेकिन वह सीधे अपने कमरे में जा रहा था। तभी पीछे से आती आवाज ने उसे रोक दिया। वह हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था उसका पिता उस पर नजर रखता है। उसने सब कुछ बहुत छुपा कर किया था, लेकिन फिर भी आकाश वर्मा को पता चल गया। कुछ देर वह उन्हें देखता रहा, फिर अपने चेहरे के भाव छुपा लिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वह कैसी है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। इसे तुम अपनी किस्मत समझो या बदकिस्मती। उन्होंने कहा तो उसने जवाब दिया, इसे मेरी बदकिस्मती कहना ज्यादा सही होगा। आकाश वर्मा ने गुस्से से दांत भींच लिए। हमारी औलाद हमें वही लौटाती है जो हम उन्हें बचपन में देते हैं, और बचपन से ही उसने अपने पिता की जिद, अहंकार, गुस्सा ही देखा था। मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराया। आप ही भूल जाते हैं, आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं। जिद और अहंकार मैंने आपसे ही सीखा है। वह उसके पास आए और बोले, उस लड़की को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सही है। वो मुड़ते हुए बोला, आप जानते हैं कि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटता, और अगर आपको हमारे रिश्ते के बारे में पता है तो ये भी जान लीजिए, वो मेरी पत्नी बन चुकी है। ये सुनकर आकाश वर्मा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। तुम नहीं जानते कि तुम अपने लिए और उस लड़की के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। ये साफ धमकी थी। आप भी नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं अपने ही बेटे के साथ, उसने गुस्से में कहा। पहली बार उसका दिल डर से धड़का, लेकिन वह सब सह सकता था। रैना के खिलाफ कुछ भी नहीं। मुझे मंजूर है, अगर मेरा बेटा ऐसी लड़की को लाकर मेरे सामने खड़ा करेगा तो इससे बेहतर है कि वो मेरे सामने मर जाए, आकाश वर्मा ने कठोरता से कहा। ये इतना बड़ा कठोर फैसला था, वह कुछ देर उन्हें देखता ही रह गया। फिर वो वहां से चले गए और उस रात उसने अपने कमरे में सब कुछ तोड़ दिया। दीवारों पर मुक्के मारे, बाल नोचे, फिर थक कर पानी के नीचे खड़ा हो गया। अगर आकाश वर्मा उसका पिता ना होता तो शायद वह उसे खत्म कर देता, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा नफरत उसी से थी, उस पिता से जिसने कभी उसे समझा ही नहीं, उसकी माँ को कभी सम्मान ही ना दिया। बचपन से ही उसने सजा पाई थी और उसकी माँ रात रात भर रोती रहती थी। उसकी माँ ने जिस दर्द में जिंदगी बिताई थी वह सब वो जानता था,
और उनके जाने के बाद भी उसके पिता का व्यवहार नहीं बदला। यही वजह थी कि अब वो उसके जीवन को भी बर्बाद करने पर उतारू था। ये कोई खाली धमकी नहीं थी। अगले ही दिन कुछ ऐसे काम हुए जिससे उसे समझ में आ गया कि आकाश वर्मा किसी भी हद तक जा सकता है। ऑफिस में उसकी कुछ ताकतें छीन ली गई, लेकिन उसे उससे फर्क नहीं पड़ा। शादी के बाद उसने एक बार रैना से मुलाकात की। अब वो पहले से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। आकाश वर्मा की चालाकी और बातों को उसने इतना गंभीर नहीं लिया था, जब तक कि रैना ने उसे ये नहीं बताया कि कॉलेज से वापस आते समय कुछ लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगे, फिर थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दिया। उस दिन पहली बार उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा था, और उसी दिन उसने अपने पिता के सामने हार मान ली। वह बोला, अब आप क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। सामने बैठे आकाश वर्मा आराम से पैर पर पैर चढ़ाए अपनी जीत का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा, उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दो, उसे शादी तोड़ दो। और वह भी उनके सामने वैसे ही बैठा रहा। उसने साफ कहा, यह संभव नहीं है। तब आकाश वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे, समाज में तुम्हारी पहचान खराब ना हो, उस लड़की की जिंदगी सुरक्षित रहे, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। उस दिन उसके पिता ने उसे पहली बार हार का एहसास करवाया। वह अपने ही लोगों से हार गया था। उसके सामने शर्त रख दी गई, अगर वह रैना की जिंदगी चाहता है तो उसे खुद ही उससे दूर होना होगा। दिल पर पत्थर रखकर उसने रैना की सुरक्षा के लिए ये नाटक रचा। वो पूरा एक हफ्ता उसे पागलों की तरह ढूंढती रही, कॉल और मैसेज करती रही, लेकिन अमन वर्मा ने अपना नंबर बंद कर दिया। थक कर वह उसी फ्लैट पर गई जो कपिल का था। वहीं उनकी शादी हुई थी। वैसे भी अमन वर्मा के बारे में उसे कपिल ने ही बताया था। उसकी मुलाकात कपिल से नहीं हुई। वह चुपचाप वापस लौट गई। दूसरी बार जब वो गई, कपिल ने उसे बताया कि अमन वर्मा का कार एक्सीडेंट में 3-4 दिन पहले ही निधन हो गया। ये सुनते ही वह सन्न रह गई। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीख मारी और वहीं बैठ गई। कपिल हैरान होकर उसे देखता रहा। वह पहली बार अस्पताल पहुंची। चंचल और हंसमुख लड़की पूरी तरह खामोश हो गई थी। अगले 2-3 हफ्तों तक उसे अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। वह नींद में भी चीखने लगती थी। अमन वर्मा का कोई पता नहीं था। वह प्यार में डूबी लड़की उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। ऊपर से कपिल का ये कहना था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने उसे एक नकली वीडियो दिखाई जिसमें अमन वर्मा के कपड़ों में लिपटा एक मुर्दा था। अमन वर्मा का चेहरा साफ नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई। उसने सोचा, वह इंसान जो उसकी जिंदगी में ठंडी हवा की तरह आया था, सब कुछ बर्बाद करके हमेशा के लिए चला गया। वह हॉस्टल छोड़कर आ गई। 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन उसने दोबारा अमन वर्मा का नाम अपने होठों पर नहीं आने दिया। उसके अंदर सिर्फ खामोशी, दर्द और बिछड़ने की पीड़ा रह गई। लेकिन आज जब उसने उसे सामने जिंदा देखा, तो वह सदमा सह नहीं पाई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसे गहरा मानसिक आघात लगा है, और इसका जिम्मेदार वही इंसान था जो पागलों की तरह अस्पताल के गलियारों में भाग रहा था। उसने दिल से प्रार्थना की कि रैना को कुछ ना हो, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आकाश वर्मा ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उसने ये शादी नहीं तोड़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। महेश ने अपनी जिंदगी में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा था। उनकी बेटी की हालत देखकर उनका दिल टूट गया। वह गुस्से में उसके पास आए और उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए बोले, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह दर्द से तड़पती रही और मुझे समझ नहीं आया। आज वे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और तुम यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हो। उनका गुस्सा और दुख साफ दिख रहा था। वह चुपचाप सिर झुकाकर सब सुनता रहा। आज तक किसी ने उसे इतनी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज उसकी गलती थी, इसलिए उसे सब सहना पड़ा। उन्होंने पूछा, क्या मिला तुम्हें मेरी बेटी के साथ खेलकर? उसने पहली बार उनके हाथ पकड़कर कहा, मैंने उसकी जिंदगी से खेल नहीं किया। मैं मर सकता हूँ, लेकिन रैना को बर्बाद होते नहीं देख सकता। लेकिन महेश को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उसे रैना का चेहरा तक नहीं देखने दिया। उसे अस्पताल से बाहर निकलवा दिया, और ये सजा उसे मंजूर थी क्योंकि गलती उसी की थी। उसने एक ऐसी जिंदगी को तोड़ दिया था जो उसे प्यार करने के लिए बनी थी। रात को वह घर लौटा तो बिखरा हुआ था। हाथ में सिगरेट थी, बाल बिखरे हुए थे, कदम भारी थे। हवेली में आकाश वर्मा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की सजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। उसने रुककर जवाब दिया, उससे बड़ी सजा क्या होगी जो मैं अभी भुगत रहा हूँ। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत थी तो वह रैना की जिंदगी थी।
अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा घर कांप उठा। मैं पूरी रात सोया नहीं, सिगरेट पीता रहा। सुबह खबर मिली तो रैना को होश आ गया है, तो उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसने सोचा था कि रैना की जान बचाने के लिए वह अपने पिता की बात मान लेगा। हालांकि हिमांशी एक अमीर और घमंडी लड़की थी जिसका स्तर उससे मिलता था, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसने पहले ही हिमांशी को बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करता है, लेकिन उसने इसे हल्के में ले लिया और कहा कि आजकल ऐसी छोटी-मोटी बातें आम हैं। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और चली गई। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता का फैसला कितना गलत था। उसने सोचा था कि हिमांशी से शादी करके वह सब कुछ हासिल कर लेगा और बाद में रैना को अपने घर ले आएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। अगले दिन वह महेश के घर पहुंचा। उसे हर हाल में रैना से मिलना था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी वह अमन वर्मा का सामना कर सके। महेश ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी को जितना बर्बाद करना था कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? वह उनके सामने खड़ा रहा और उनकी आंखों में देखकर बोला, मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप रैना के पिता हैं, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपनी हद पार करूँ। रैना मेरी जिंदगी है और उसे छोड़ने से बेहतर है कि मैं यहीं अपनी जान दे दूँ। वह उनके दरवाजे पर बैठ गया, जिद पर अड़ गया। आखिरकार महेश को उसे मिलने की इजाजत देनी पड़ी। वह कमरे में गया और बेचैनी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रैना ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया और धीमी आवाज में कहा, आप मेरे पास आने का अधिकार खो चुके हैं। मैं खुद को आपकी पत्नी नहीं मानती। वह पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वह उसे बस चुपचाप देखता रह गया। एक खिलखिलाती लड़की को प्यार ने बर्बाद कर दिया था। वह काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर अपनी पैंट में छुपाई हुई पिस्तौल निकालकर उसके हाथ में थमा दी। मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, तो मुझे गोली मार दो। मेरे लिए अगर तुम नहीं तो इस जान की भी कोई कीमत नहीं। उस आदमी के इस पागलपन को देखकर रैना हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। उसने कहा कि ठीक है, एक कमजोर पल में मुझे लगा था कि पैसे और आराम के अलावा मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो जरूरी है, और मुझे लगा कि अपने पिता आकाश वर्मा की संपत्ति पाना मेरा हक है, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन आज मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर मेरी शादी हिमांशी से हो भी जाती तो मैंने उसे साफ कह दिया था कि वो मुझे कभी नहीं अपना पाएगी। मैं फिर भी तुम्हारे पास लौटने वाला था। रैना रोते हुए बोली, क्या ये कोई मजाक है? आपने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी ताकि मुझसे छुटकारा पा सके। वह दर्द से रो रही थी, जबकि डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रहने को कहा था। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, मैंने अपनी मौत की खबर इसलिए फैलाई ताकि तुम मुझे बेवफा ना समझो, ताकि तुम्हारा भरोसा प्यार से ना उठ जाए। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसके बाद भी तुम्हारे लिए नफरत का कारण बन जाऊंगा। उसने कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। रैना ने पिस्तौल उठाकर उसकी ओर तान दी। वह उसकी आंखों में देख रही थी। वह शांत खड़ा था, सीना ताने, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा हो। जैसे वो कह रहा हो कि कभी कभी माता पिता ये क्यों नहीं समझ पाते कि प्यार भी उतना ही जरूरी होता है। दिल ये नहीं देखता कि सामने वाला अमीर है या गरीब, बस एक इंसान होता है जो दिल में बस जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वह देर तक उसे देखती रही, फिर पिस्तौल दीवार पर दे मारी। मैं आपको नहीं मार सकती। मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैंने आपसे बहुत प्यार किया है। वह घुटनों पर बैठकर रोने लगी। वह तुरंत आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। बाहर दरवाजे पर खड़े महेश और सुजाता ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप वहां से चले गए। उन्हें अपनी बेटी का फैसला मंजूर था। वे नहीं चाहते थे कि उसकी जिंदगी पछतावे में गुजर जाए। इतने समय के बाद रैना ने उसके सीने पर सिर रखकर अपने आंसुओं से बता दिया वह कितना तड़पी थी। वह उसके माथे को चूमता रहा। उसकी दुनिया फिर से बस गई थी। एक सुरमाई शाम वह आईने के सामने खड़ा खुद को तैयार कर रहा था। अब उसे किसी दौलत की परवाह नहीं थी। अगर आकाश वर्मा उसे सब कुछ से अलग भी कर देते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके पास रहना थी और वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। अब वो अपने पिता के सामने खड़े होना सीख चुका था। उसने साफ कह दिया था कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपने प्यार की जरूरत है। लेकिन अब वो उनके सामने मजबूती से खड़ा होना सीख गया था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और अपनी बेटी की जिद के आगे आकाश वर्मा ने एक बार के लिए चुप्पी साध ली। अब अगर वह दोबारा सिर उठाते
तो उनकी अपनी ही जिद और अहंकार फिर से टूट जाता। इधर रैना दुल्हन बनकर सजी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आने वाले जीवन की जिम्मेदारियों का हल्का सा डर भी दिल में बैठा था। रैना के पापा ने अमन वर्मा से कहा था, वो पूरे अधिकार के साथ उसे विदा करके अपने घर ले जाएंगे, उसे वही सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार है। दुल्हन बनी रैना इतनी सुंदर लग रही थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। ये एक छोटी सी रस्म थी जिसमें सिर्फ अपने लोग मौजूद थे। घर में पूजा की सामग्री सजी हुई थी, फूलों की खुशबू फैली थी, हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और हर फेरे के साथ एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया। अमन वर्मा ने रैना की मांग में सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। इस तरह उनकी शादी पूरी हुई। उसने एक आखिरी बार आईने में खुद को देखा और फिर मुस्कुराते हुए हेमलता की ओर देखा और पूछा, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? हेमलता ने मुस्कुराकर उसे देखा। वह कई दिनों के बाद फिर से पहले जैसी चंचल और हंसमुख नजर आ रही थी, जैसे अपनी दुनिया में अपने ही साथी के साथ वो पूरी हो गई हो। अमन वर्मा भी उसके साथ पूरा हो गया हो। वह बार बार उसके चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब उसने हल्के से अपनी नजरें झुका ली तो अमन वर्मा ने बिना किसी की परवाह किए उसके गालों को चूम लिया। लाल जोड़े में सजी रैना शर्म से मुस्कुराकर नजरें झुका गई। हजारों शुभकामनाओं के साथ विदा हुई। रैना अमन वर्मा का हाथ थामे उसकी दुनिया में चली आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था वह उसे पा सकेगा, लेकिन अंत में वही हुआ जो भाग्य में लिखा था। दोनों ने एक दूसरे को पूरा कर दिया था। अमन वर्मा ने उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, मुझे लगता था मैंने तुम्हें खो दिया रैना। रैना मुस्कुराई और बोली, खोकर पाना एक अलग ही एहसास होता है। वह हल्के से झुका और उसके होठों को छू लिया। वह थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन उसने उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। आज कोई दूरी नहीं थी, आज सिर्फ प्यार था। वह उसे अपने दिल की सबसे ऊंची जगह पर बिठाना चाहता था, उस प्यार को अपनाकर जो हर दर्द के बाद मिला था। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी, जैसे अब कभी अलग ना हो। प्यार का अंत ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी में ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जो इंसान को हिला देते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप अपने कदम कितने मजबूत रख पाते हैं और आने वाले समय को किस तरह अपने हक में मोड़ते हैं। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।